हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंकिता। तो आज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हम लोगों ने पहले क्या क्या कवर कर लिया। सो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बताया था। सेकंड लेक्चर में हमने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन देखा था। मैंने ये भी बताया था कि हम लोगों को उसका केमिकल स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे हम लोगों को सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? सिंथेसिस ऑफ हार्मोन एंड इट्स सिक्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर तीन होते हैं बेसिकली। पहला प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, दूसरा स्टेरॉइड एंड तीसरा डेरिवेटिव ऑफ अमीन दैट इज टायरोसिन। तो हम लोग पहला देखते हैं प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो ये जो है सबसे पहला, ये स्टोर होता है सिक्रेटरी वेसिकल्स ऑफ गोल्जी एपरेटस। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th तक में कि गोल्जी एपरेटस एक सेल ऑर्गेनेल है जो हर सेल में प्रेजेंट होता है। उसके अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड वाले हार्मोन इसमें स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका फॉर्मेशन होता कैसे, मतलब इसका सिंथेसिस कैसे होता है। सो हम लोग जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, आरईआर एसीआर। आरईआर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसीआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में डिफरेंस यही है, आरईआर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि एसीआर में वो नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पर अभी काम है आरईआर का। तो अभी हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे, तो ऑफकोर्स हम लोग इंडोक्राइन सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंडोक्राइन सेल्स में ईआर प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा एक लाइन के ऊपर मैंने दिखाया आपको शो करके, ईआर और राइबोसोम, जिसको हम लोग बोलेंगे आरईआर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या बनेगा, इससे लार्जा प्रोटीन बनता है। ठीक है, लार्जा प्रोटीन को हम लोग प्री प्रो हार्मोन बोलते हैं। प्री प्रो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, वो उसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता जब तक वो एक्टिव नहीं होता, इसीलिए। उसके बाद लार्जर प्रोटीन क्लीव्ड होकर स्मॉलर प्रोटीन बनाएगा। क्लीव्ड मतलब ब्रेक होना। उसके बाद स्मॉलर प्रोटीन बनाए, इसको भी हम लोग प्रो हार्मोन बोलेंगे क्योंकि ये भी बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ये जो आपको मैंने बताया लार्जर प्रोटीन स्मॉलर प्रोटीन, ये सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रो हार्मोन है वो गोल्जी एपरेटस में जाएगा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद उसके वेसिकल्स में वहां पे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो वो इंजाइम प्रो हार्मोन को और छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे एंड फिर ये जो छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करते हैं उसको वो एक्टिव हार्मोन कहलाता है, या फिर इनएक्टिव फ्रैगमेंट उसको हम लोग बोलेंगे जब वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब प्रो हार्मोन से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जो गोल्जी एपरेटस में सिक्रेटरी वेसिकल्स है उससे एंजाइम निकला, फिर वो स्मॉलर हुआ एंड देन वो उसी सिक्रेटरी वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। एंड स्टोर हो जाने के बाद वो सिक्रेटरी वेसिकल साइटोप्लाज्म में या फिर सेल मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में तो ऐसे ही वो नॉर्मली रहेगा एंड सेल मेम्ब्रेन में, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल्स आके बाउंड हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सिक्रेशन। सिंथेसिस देख लिया हम लोगों ने कैसे बनता है, अब देखेंगे उसको सिक्रेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया सिक्रेटरी वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, एंड उसके बाद इसके अंदर जितने भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस से सारे कंटेंट जो उस वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सोसाइटोसिस होता कैसे। वो ऑफकोर्स वैसे तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ चाहिए होने के लिए। तो बेसिकली एक्सोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डीपोलराइजेशन एंड दूसरा रिसेप्टर। पहले हम लोग डीपोलराइजेशन देखेंगे। जो डीपोलराइजेशन का जो मतलब वो होता क्या है वो हम लोग ऐसे नर्वस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाती है। कैल्शियम की लेवल बढ़ने पे वो एक्सोसाइटोसिस स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से सारे कंटेंट सेल के बाहर आ जाते हैं। दूसरा होता है कि सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, इंडोक्राइन सेल रिसेप्टर। उसकी वजह से CAMP मतलब साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज होगा एंड प्रोटीन काइनेज की वजह से सिक्रेशन ऑफ हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन है क्या? मैंने आपको बताया था कि हार्मोन स्टेरॉइड से भी बने रहते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ये स्टोर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन एंड पेप्टाइड वाले स्टोर होते हैं, लेकिन ये स्टोर नहीं होता। अगर स्टोर भी होती बहुत कम होगा। कहाँ पे स्टोर होगा? स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल में। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को हम लोग प्रीकर्सर बोलते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसलिए बन रहा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल को प्रीकर्सर बोलेंगे। कोलेस्ट्रॉल से वो स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अब स्टेरॉइड हार्मोन ऑफ कोर्स लिपिड सॉल्युबल है, तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का जो पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है एंड प्रोटीन कम होता है, इसलिए स्टेरॉइड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाएगा। देन वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद फिर उसको जहां जाना है टारगेट टिश्यू में वहां जाएगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है स्टेरॉइड हार्मोन का, 3
साइक्लोहेक्सेन और 1 साइक्लोपेंटागॉन होता है, आपस में ये ज्वाइन होते हैं, उस पर कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं लाइक अल्कोहल वगैरह, वो डिपेंड करता है आप कौन सा हार्मोन देख रहे हो उस पर वो डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली वो 3 साइक्लोहेक्सेन एंड 1 साइक्लोपेंटागॉन होता है। इसका जो स्टिमुलस क्या होता है, साइटोप्लाज्म के वैक्यूल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, फिर उससे वो रैपिडली मोबिलाइज होकर वो स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आता है, डीनेवोसिंथेसिस। डीनेवोसिंथेसिस होता क्या है, सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करता है। ये डीनेवोसिंथेसिस क्या है, ये स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल में होगा। हम लोग स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसा सेल जहाँ पे स्टेरॉइड बनता है, लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बनेगा। क्यों, स्टेरॉइड से वो कोलेस्ट्रॉल बनेगा फॉर मेंटेनिंग स्टेरॉइड, क्योंकि अगर वो स्टेरॉइड बन गया, और मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड लिपिड सॉल्युबल है, तो इजीली वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगा एंड इस वजह से स्टेरॉइड हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ सकती है। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए डीनेवोसिंथेसिस होता है, जिसमें स्टेरॉइड से वो वापस कोलेस्ट्रॉल बनता है एंड वो सेल में ही रहता है, मतलब वो उसके बाहर नहीं जाता। ओवरऑल आप बोल सकते हैं डीनेवोसिंथेसिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ स्टेरॉइड। बस आप इतना याद रख सकते हो। अब तीसरा है हमारा अमीन हार्मोन, जिसका डेरिवेटिव किससे होता है, वो डिराइव होता है टायरोसिन से, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, TEN, थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो सबसे पहले हम लोग इसका थायराइड देखेंगे, फिर हम लोग एड्रिनल का पार्ट देखेंगे। थायराइड में ये सिंथेसिस और स्टोर कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। ये जो थायराइड में पहले अमीन हार्मोन है, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट किससे होगा, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल में आता है प्रोटीन, ठीक है। सो अमीन और प्रोटीन आपस में कंबाइन होके बनाते क्या है, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये थायरोग्लोबुलिन स्टोर कहाँ होता है, लार्ज फॉलिकल्स में। जब हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी लार्ज फॉलिकल्स होता क्या है, बट अब यहाँ पे ये याद रख लो कि थायरोग्लोबुलिन मतलब अमीन और प्रोटीन कंबाइन होकर लार्ज फॉलिकल्स में स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब आता है हार्मोन सिक्रेशन का पार्ट, ठीक है। ये तो सिंथेसिस हो गया। अब हार्मोन सिक्रेशन के लिए जो अमीन वाले पार्ट को थायरोग्लोबुलिन से अलग होना पड़ेगा, मतलब प्रोटीन से अलग होना पड़ेगा, और स्टोर होने के लिए उसको ज्वाइन होना पड़ेगा लार्ज फॉलिकल्स में, लेकिन सिक्रेशन होने के लिए उसको अलग होना पड़ेगा। सिक्रेशन के लिए अमीन थायरोग्लोबुलिन से अलग हो गया, अलग होने के बाद वो अमीन फ्री हो गया। फ्री होने के बाद वो ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद वो जो हार्मोन है वो प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहते हैं, दैट इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उससे वो कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद वो धीरे धीरे रिलीज करता है। जब उसको काम आता है वो टारगेट टिश्यू के पास जाता है। सो आपको थायराइड बेसिकली ये याद रखना है कि स्टोर होने के लिए उसको मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन मतलब थायरोग्लोबुलिन से अटैच होना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा, एंड फॉर सिक्रेशन के लिए उसको सेपरेट होना पड़ेगा थायरोग्लोबुलिन से। तो ये मेन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा आता है एड्रिनल मेडुलरी। इसमें 2 हार्मोन आते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन 4 टाइम ज्यादा सीक्रेट होता है एज कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दोनों को हम लोग कैटेकोलोमाइन्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एक परफॉर्म्ड वेसिकल्स में लिया जाता है एंड उसको वहीं पे स्टोर किया जाता है जब तक कि वो सीक्रेट नहीं हो जाए। एंड इसका जो सिक्रेशन का मेथड वही जो मैंने आपको बताया था, एक्सोसाइटोसिस, जो मैंने प्रोटीन में बताया था। मैंने ये वाला आप देख रहे हो वेसिकल्स एंड सिक्रेशन एंड एक्सोसाइटोसिस, वो सब प्रोटीन वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्गी एपरेटस में वो वेसिकल्स में स्टोर रहता है एंड एक्सोसाइटोसिस द्वारा वो सीक्रेट होता है। तो इसमें प्रोसेस थोड़ा सेम है, जिसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होने के बाद जैसे कि वो वेसिकल में स्टोर हो गया एंड सिक्रेशन होगा एक्सोसाइटोसिस से, एंड उसके बाद जब वो सर्कुलेशन में इंटर करेगा तो वो 2 तरह से कर सकता है, या तो वो फ्री फॉर्म में या फिर कंजुगेटेड फॉर्म में। कि वो फ्री फॉर्म में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कंजुगेटेड फॉर्म, एंड फिर देन वो ब्लड में आ गया, ब्लड से वो टारगेटेड टिश्यू में जाएगा एंड फिर वहां पे अपना काम करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, बाय बाय।